Very articulate, very handsome, Mr. Ketan Naik from the MNS with us. Ketan Naik sahab, namaskar. Sir, namaskar. How are you, sir? How are you? All dressed in blue. Wow, lovely. Really lovely. Thank you, sir. So, Ketan Naik sahab, जिसका डर था वही हुआ. MSRTC वालों ने मतलब बातचीत तो करी, लेकिन बातचीत से कुछ हल नहीं निकला. तो अब MNS जो है वो आपका आंदोलन शुरू हो गया है with regard to everything, effectively everything, including the toll nakas and everything else. तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं. हाँ, दर्शकों को इतना बता दें कि भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का शुरू से ये मत रहा है कि अगर आप टोल टैक्स भर रहे हैं, यानी जनता भर रही है, तो उसके एवज में क्या मिल रहा है. नंबर 1, सड़क तो अच्छी होनी चाहिए. अगर खड्डों वाली सड़क है तो टोल किसका. वहीं पर अगर फेल हो रहे हैं तो बाकी फैसिलिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए. जी केतन नायक साहब बताएं. सर, रोड्स के बारे में तो हमने बहुत बार चर्चा की है, लेकिन अभी जो टोल का मुद्दा सामने आया है जी, आप देखेंगे सर, कोई भी स्टेट में या किसी भी जगह पे अगर टोल बिठाए गए हो तो टोल का जो नियोजन होता है वो कुछ सालों का नियोजन होता है. जैसे अगर कोई टोल आज बना है तो कुछ सालों बाद उस टोल से जाने वाली गाड़ियां, उनकी अगर संख्या बढ़ने वाली होगी तो उस टोल की जो कॉस्ट है वो ग्रेजुअली कम होनी चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा ही चलता है सर. यहाँ पे तो कॉस्ट बढ़ाने जा रहे हैं. मतलब जब ये मुंबई एंट्री पॉइंट के टोल बने थे, वहां से लेके अगर आज तक का डेटा कैलकुलेट किया जाए तो गाड़ियों के नंबर में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन उसके बावजूद टोल की कॉस्ट बढ़ाई जा रही है. ये कॉस्ट का ज्यादा से ज्यादा भुगतान जो MMR रीजन में सिटीजन हमारे रहते हैं, कोई मुंबई में रहता हो, ठाणे में रहता हो, कल्याण डोंबिवली से आता हो, उनको तो पड़ने ही वाला है. उसके अलावा जो बाहर से गाड़ियां मुंबई में आती है और वापस जाती है, उनको भी उस टोल का भुगतान करने पड़ने वाला है. तो हमारे नेता अविनाश जाधव जी, इन्होंने वहां पे उपोषण का एक पहला पर्याय वहां पे आज प्रस्तुत किया है. लोगों की हम पे टीका होती है कि हम सिर्फ तोड़फोड़ का आंदोलन करते हैं. तो हमारे अविनाश जाधव साहब वहां पे एक अच्छा एग्जाम्पल आप सबके सामने रखा है उन्होंने उपोषण की एक परमिशन पुलिस स्टेशन में मांगी थी. पुलिस स्टेशन ने वो परमिशन उनको नहीं दी. फिर भी वहां पे जो डिसाइडेड तरीके से हमारा आंदोलन था वो हो रहा है, और हमारे सारे महाराष्ट्र सैनिक अविनाश जाधव साहब वहां पे उपोषण के लिए बैठ गए. प्रदीप जी, आप टोल बीच में एक ऐसे हुआ कि एयरटेल वाले इश्यू में भी आप लोग बहुत हावी हो गए. एयरटेल का कोई ऐड था, वो गुजराती भाषा में उस चीज को किया, और महाराष्ट्र के मन सैनिकों ने वहां पर ऑफिस में गए और उस चीज को दिला कि महाराष्ट्र में गुजराती में आप ऐड क्यों दे रहे हो ना. ये एक विषय चल ही रहा है कि, और राज साहब ने भी कहा कि आप यहाँ के अस्मिता को मेंटेन कीजिए, मराठी मानुस की अस्मिता को मेंटेन कीजिए. अब ये एयरटेल वाला हिस्सा कुछ आप समझा देंगे क्या एग्जैक्टली हुआ इस विषय में. सर देखिए, राज साहब का जो महाराष्ट्र सैनिक है वो ऐसे सारे मुद्दों पे ध्यान लगाए हुए रहता है. हम बहुत जागरूक होते हैं. हमारी सारी जो आइडियोलॉजी और हमारा जो एजेंडा है उसके लिए हम लोग बहुत जागरूक होते हैं. आपको बता दूं, जिन अविनाश जाधव साहब की आप तस्वीर अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हो, आज वो हमारे पार्टी के नेता है. लेकिन कुछ समय पहले जब वो हमारी पार्टी के महाराष्ट्र सैनिक थे, तभी राज साहब ने एक सभा में इसी एयरटेल के बारे में कुछ जिक्र किया था कि यहाँ पे मराठी क्यों सुनाई नहीं देती. और वो सभा खत्म होने के अंदर एयरटेल के ऑफिसेस की कांच फूटी थी और वो फोड़ी थी हमारे अविनाश जाधव साहब ने. इसी प्रकार का चीज आज यहाँ पे होने लगी है कि जो सारे लोग हैं सर, यहाँ पे गुजराती मराठी जगह न देने का मामला, ये सब चलते हुए यहाँ पे सामने मुद्दा आता है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जो एडवर्टाइज है वो गुजराती लैंग्वेज में की जा रही है. इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए ना सर. आप कॉस्मोपॉलिटियन बोलेंगे और एक ही भाषा को वहां पे प्रमोट करने जाएंगे अपने जाहिरात के माध्यम से, अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, तो उसका विरोध तो होना ही था. और वो विरोध हुआ. वो तो एयरटेल वालों को सबक पहले ही मिला हुआ है, वो जानते हैं, उनको अनुभव रहा है इस चीज का. तो उन्होंने तुरंत ही एक माफीनामा राज साहब के नाम से दे दिया और इस विषय को हम लोगों ने वहां पे खत्म किया. लेकिन अगर वापस कोई और ब्रांड या कोई और एजेंसी इस तरह का कुछ करने जाएगी तो हमारे महाराष्ट्र सैनिक तो उस पर टूट पड़ेंगे. औरंगाबाद वैली हॉस्पिटल और नांदेड़ में जो डेथ्स हुए, जो बहुत लोग मरे, विचवर अभी इंक्वायरी चल रहा है. राज साहब ने आलोचना किया. राज साहब ने कहा कि सरकार 3 इंजन के सरकार है फिर भी वेंटिलेटर पे है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये लोग मर रहे हैं हर कोई भी बच्चा भी अगर एक भी मरता है, इट इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट.
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट प्रशासन पे इफेक्ट होता है। और यहां पर आप देखें तो नोबडी हैज रिजाइंड इन स्पाइट ऑफ डिमांड, और कोई सीरियसली इसको ले ही नहीं रहा। राज साहब ने कहा कि ये सरकार भले 3 इंजन के हो या वेंटिलेटर पे, इसमें थोड़ा और रोशनी डालेंगे आप केदार नाइक जी? सर बहुत ही गंभीर घटना है। जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति का मरना, एक बच्चे का मरना भी एक परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दुख लाता है। सिर्फ परिवार पे ही नहीं तो उसके आसपास रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं उनके लिए भी वो घटना दिल दहलाने वाली घटना कही जाती है। और यहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में डेथ्स हुई है तो ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब सर इसके पीछे जाके अगर आप थोड़े देखेंगे तो ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जिसको हम लोग सिविल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहते हैं, सर कभी आप, मैं तो ग्रामीण भाग की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो आपको मुंबई की बात बताऊंगा सर। कभी नायर हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, यहाँ पे सर आप कभी जाए, वहां पे अगर जाएंगे तो वहां पे लोगों की इतनी बड़ी लाइन लगी होती है। पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो एक ट्रीटमेंट होने के बाद में, उसका ऑपरेशन होने के बाद में कुछ ही समय में उसको बेड से नीचे शिफ्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेड का नंबर किसी और को अलॉट करना है। तो सर ये हमारे मेडिकल फैसिलिटी की आज की स्थिति है। ये जो दोनों जगह की घटना है, इस घटना के बावजूद अगर सर मेरे नजर में तो हमारे जो मिनिस्टर है, इस खाते के जो मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट तक मेरे सामने अब तक आया नहीं। मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कुछ कहा है। बाकी टाइम पे तो यही मिनिस्टर, तानाजी सावंत साहब मेरे ख्याल से इसके मिनिस्टर है, खेकड़ों ने, मतलब खेकड़ों के तरफ से धरण, कोई डैम टूट गया ऐसा स्टेटमेंट करने वाली ये मिनिस्टर, पहली बात तो इनको मिनिस्टर बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बावजूद इनका कोई अब तक स्टेटमेंट सामने नहीं है, कोई रेमेडी उन्होंने उस पर दर्शाई नहीं है। क्यों हुआ इसका एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आया नहीं है। सारे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। एक ससून हॉस्पिटल की घटना सर सामने आई है पुणे में। वहां पे एक वार्ड है, वो स्पेसिफिक वार्ड में सारे आरोपियों को रखा जाता है जेल के। वहां के डॉक्टर, पुलिस और जेल प्रशासन, इन्होंने मिलकर एक आरोपी को फरार करवाया, ऐसी भी एक जानकारी सामने आ रही है। तो सर ये पूरी मेडिकल जो फैसिलिटी हमारी है वो सच में वेंटिलेटर पे, और जो राज साहब ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन केदार नाइक साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी दुखद बात यह है मेरे लिए कि इस सरकार में शिवसेना के भी तत्व हैं, शिवसेना के भी लोग हैं, बीजेपी की तो हैं ही, और एनसीपी के भी लोग हैं। किसी ने अब तक जिम्मेवारी तक नहीं ली है कि ये जो नांदेड़ में हुआ और वो दूसरी जगह क्या संभाजी नगर में भी जो हुआ है, वो आखिरकार somebody has to get up and take responsibility and say I am sorry this has happened, I am really sorry. Why is that? Nobody is taking responsibility. ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है क्या केदार नाइक साहब? सर बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कोविड के समय जब हेल्थ मिनिस्ट्री का एक अलग इंपॉर्टेंस था, तभी वो राजेश टोपे नाम के हमारे जो मिनिस्टर थे जी, सर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये इस बात को 2 मिनट के लिए साइड में रखते, लेकिन वो एटलीस्ट जनता के सामने आते थे, बात करते थे, चीजों के ऊपर प्रकाश डालते थे। ये जो हमारे अब के हेल्थ मिनिस्टर है वो है कहाँ पे? ये दिल दहला देने वाली घटना इस महाराष्ट्र में घटती है। और जिस महाराष्ट्र को एक इतिहास रहा है, प्रोग्रेशन का इतिहास रहा है, वहां पे महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र जिसको कहा जाता है, ऐसे स्टेट में इस तरह की घटना होना ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है सर। और इसके बावजूद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये लोग नहीं ले रहे तो आने वाले समय में सर हमें भी इस विषय में आंदोलन करना होगा, इस विषय में उतरना होगा और इसकी जिम्मेदारी इनको लेने लगाना होगा। बिकॉज नोबडी इज इवन सेइंग कि देखिए साहब, वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो हम लोगों के जो स्ट्रिंगर हैं, रिपोर्टर हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि भाई इस अस्पताल में जेन्युइनली दवाइयाँ नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेज नहीं थी, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी। और तो और छोड़िए एसी भी काम नहीं कर रहा था, और तो और छोड़िए जो आईसीयू के अंदर जो एक बेसिक सैनिटाइजेशन होनी चाहिए वो भी नहीं थी। तो नोबडी वाज इवन लुकिंग एट इट, क्योंकि इतनी डिटीरियोरेशन जो है वो दो दिन में तो नहीं होती है, एक हफ्ते में तो नहीं होती है, एक महीने में तो नहीं होती है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 1-1.5 साल से इन अस्पतालों के ऊपर कोई भी अपनी नजर रखे हुए नहीं था। इसके बावजूद कि ठाणे में अस्पताल में ट्रेजेडी हुई थी, इसके बावजूद नोबडी वोक अप। केदार नाइक साहब, सर ठाणे की जो घटना हुई उसके बाद में हमारे अविनाश यादव साहब जो वहाँ के हमारे नेता है वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, वहाँ के लोकल प्रशासन को भी जाके उन्होंने मीटिंग की थी। अब सर जब ऐसी घटना घटती है और कोई राजनीतिक पार्टी उस पर प्रकाश डालती है तो सरकार का काम तो ये होना चाहिए ना कि बाकी चीजों का तुरंत ऑडिट कराया जाए।
जी। जैसे कोई अगर बारिश के समय में कोई बिल्डिंग गिरती है तो आसपास के एरिया की सारी बिल्डिंगों का बीएमसी जाके ऑडिट करती है, उनको नोटिस इशू करती है। ऐसा कोई भी काम इस घटना के बाद यहाँ पे हुआ नहीं। यही दर्शाता है कि सर ये जो यंत्रणा है ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। राइट फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लेके बीएमसी से लेके नीचे उनके जो अधिकारी बैठते हैं, ये सारे सिस्टम का फेल्योर है। और लोगों को किस तरह से वेंटिलेटर पे रखा जाता है इसका उदाहरण है। केदारनाथ जी, आदित्य ठाकरे जी ने भी हाल ही में एक दो दिन में कंटिन्यूसली इस सरकार को घटना बाहेरची सरकार बोल रहे, खोके सरकार है, इलीगल सरकार है, करप्शन पूरा भरा हुआ है, करप्शन इतना भरा हुआ है। उन्होंने बोला कि 6000 करोड़ का मैंने रोड स्कैम का बार बार मैंने चिट्ठी लिखा हूं, गवर्नर तक कुछ चिट्ठी लिखा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। फर्नीचर स्कैम करीबन 3000 करोड़ का है, बोले कि उसी का भी कुछ इंक्वायरी नहीं हो रहा है। मेरे बोलने पर मैंने आई एम इलेक्टेड मेंबर, मेरा बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। रोड फिर ही टॉक्ड अबाउट डबल टैक्सेशन वेयर टोल नाकास आर कंसर्न, जो आपका मुद्दा है, आजकल आप लोग संघर्ष कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो ये अचानक एक तरफ कोविड स्कैम का इंक्वायरी चल रहा है, उनके जो सुजीत पाटकर है, सूरज चौहान सब घेरे में है, कुछ लोग अरेस्ट हो गए, कुछ लोग बाकी है। तो कैसे देखते हो आप ये, एक तरफ कोविड का इंक्वायरी चालू है, दूसरे वाले की ये सरकार घटने बाहर है, टोटल करप्ट है, ये बैलेंस कैसे होगा केतन नायक जी? सर मुझे सच में ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे जी को इस विषय में बोलने का कोई अधिकार बचा नहीं है। जिस दिन से ये सत्ता से नीचे उतरे हैं उस दिन से बस एक ही रट लगाए हुए बैठे कि ये घटना बाह्य सरकार है, खोके सरकार है, या ये है या वो। कभी सर आदित्य ठाकरे जी को पूछिए कि आपका जब कार्यकाल था, आपके पिताश्री जब देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त कोविड के हालात क्या थे और उस वक्त क्या क्या हुआ था, जरा उसका भी तो इंक्वायरी करिए। बॉडी बैग से लेके कोविड सेंटर्स में पंखे से लेके उसके बेड से लेके उसकी जो सामग्री खरीदी की गई उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे नेता संदीप देशपांडे साहब ने तो पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ सारे पत्रकार परिषद के माध्यम से सारी चीजें आपके सामने रखी थी। क्यों आपने उस पर कार्रवाई नहीं की? तो इनको तो सर नैतिक अधिकार ही नहीं बचा इस चीज पे बात करने का। एक तरफ यही कहते हैं कि मेरे एक ट्वीट की वजह से मुख्यमंत्री साहब का दौरा रद्द हो गया, और अब यही कह रहे हैं कि मेरे बोलने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो सर मुझे तो ये पूरी तरह से कंफ्यूज लगता है, और इनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए इसका प्रश्न मेरे मन में उपस्थित होता है। केदारनाथ जी, ये सब जो जिस प्रकार से मिसेस देवरुखकर का इशू उठा था, उसके बाद आप लोग एकदम गए थे और उस चीज को सुधारे। राज साहब ने भी कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस। हाल ही में राज साहब ठाकरे ने मारवाड़ी और गुजराती जितने बिल्डर्स है, जो बिल्डर्स है, उनको समझाया कि यू डोंट गिव द प्रेफरेंस टू मारवाड़ी एंड गुजराती कम्युनिटी, और जिस प्रकार से आप एक प्रेफरेंस लेके चल रहे हो दैट इज नॉट गुड फॉर द सोशल इमेज ऑफ महाराष्ट्र। तो इस पर कुछ ध्यान आप और रोशनी डालोगे कि व्हाट वाज द इंसिडेंट, और बिल्डर्स को राज साहब ने क्या इशारा दे दिया है कि वेयर आर प्रेफरेंसेस, वेयर मारवाड़ी इज कंसर्न, वेयर गुजराती इज कंसर्न, और आपका प्रेफरेंसेस में चेंज होना चाहिए, विचारों में चेंज होना चाहिए। केतन नाइक जी, सर जिस तरह से राज साहब के माध्यम से शुरुआत से इन चीजों पे जो स्टैंड एक लिया गया था, और वो स्टैंड पूरी जनता के सामने क्लियर था। प्रॉब्लम इसमें ये होती है सर कि जिनके साथ में ऐसी घटना घटती है उनको सामने आने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमारे पार्टी वर्कर्स के सामने अगर कोई घटना आती है तो हम तो उस पर जाते हैं, हम तो उस चीज को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जनता को चाहिए कि वो आके बताए कि एक आधे किसी बिल्डर ने हमें ऐसा कहा गया है कि हमें फ्लैट नहीं देंगे, या कोई एक पर्टिकुलर आहार खाने से हमें इसका परहेज किया गया है। ऐसी कंप्लेंट्स अगर हम तक आएंगी तो सर हम उसमें कार्रवाई कर पाएंगे। अब राज साहब ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसके बाद में तो मुझे लगता नहीं कोई भी बिल्डर या कोई भी सोसाइटी ऐसा हिम्मत करेगी कि वो ऐसा कह दे कि एक पर्टिकुलर किसी जाति धर्म के लोगों को वहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है और अगर ऐसी घटना सामने आती है तो महाराष्ट्र सैनिक हमारे पूरी तरह तैयार है, और जिन जिन लोगों के साथ में ये होगा उन्हें हम हेल्प करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन केतन नायक साहब, आई थिंक वी मस्ट वर्क फॉर चेंजिंग द लॉज, बिकॉज यू नो दिस हैज बीन अपहेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके पास हक है कि किसको वो एडमिशन देंगे, किसको नहीं देंगे। जैसे यू नो वालकेश्वर में यू आर नॉट गिवन इवन अ प्लेस ऑन रेंट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिश भी खाते हैं या एग्स भी खाते हैं, यू आर नॉट। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी हैड जस्ट मूव टू नेपियन सी रोड, मुझे याद है। सो वी हैड जस्ट कॉल्ड द, जैसे नॉर्मली फ़ोन पे बात करते हैं,
भाई किसी बनी की दुकान से कुछ मंगाना है तो फ़ोन करके पूछा कि यार वो ज़रा 12 अंडे भेज देना। ओ भाई, तो वो बंदा तो चढ़ गया, कहता है सुबह सुबह हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देन आई सडनली रियलाइज्ड दैट द होल ऑफ नेपियन सी रोड यू कैन नॉट गेट एग्स। ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? मीट वगैरह की तो बात छोड़िए, फिश मीट चिकन की तो बात छोड़िए, यू कैन नॉट इवन गेट एग्स ओवर देयर। सर अभी इस चीज को आप ऐसे देखिए कि हमारे जो नेता है संदीप देशपांडे साहब, वो जब कॉर्पोरेशन में थे तो एक ठराव किया गया था सर, महापालिका के सभागृह में एक ठराव किया गया था और उस ठराव में मेंशन किया गया था कि इस तरह की कार्रवाई ना हो करके आज ही उसमें प्रॉपर डिसीजन ले लीजिए, और उसको ठराव को पारित भी किया गया। मतलब महापालिका के सभागृह में ठराव पारित हो गया। अब उस ठराव का रूपांतर कायदे में जो करना था जी। वो करने में उस समय के सत्ताधारी जो शिवसेना और ये पार्टियां थी, ये चूक गई। अगर वो ठराव अस्तित्व में होता तो आज ये सारी बातें उठती नहीं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे जब ये आपने बताया कि नेपियन सी रोड में अंडे भी मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसा अगर सर किसी लोगों के साथ में हो रहा है जी। तो वो लोग, उन लोगों को हमारे तक आना होगा, हमें फोन करना होगा, हमें बताना होगा कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। हम 100% उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जाएंगे, लेकिन जब तक जनता सामने ना आए तो सर करने के लिए बहुत कुछ कम रिसोर्सेज होते हैं। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू। केदार नाइक जी, या महाराष्ट्र में अलग अलग सिग्नल जगह, मुनगंटीवार जी वाघनाक लेने गए लंदन में, वहां से उन्होंने कहा कि अजित पवार जी चीफ मिनिस्टर है और फिर अपने आप को सुधार दिया। उसके बाद फडणवीस जी ने खुद कहा कि देखो अजित पवार जी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, सही वक्त पर बनेगा, और बनेगा तो 5 साल के लिए बनेगा। तो यहां पर पूरा कंफ्यूजन का एक माहौल चल रहा है इधर, और फिर कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो आगे भी रहेगा, वो पूरा टर्म कंप्लीट करेगा। एक कंफ्यूज सिग्नल जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र का इलेक्टोरेट और स्पेशली बीजेपी की तरफ से कंफ्यूजिंग। और मुनगंटीवार जी कोई छोटा मंत्री नहीं है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेरी वेरी सॉलिड नेता है। उनके जवान से कुछ निकलना, वो 100 बार सोच के बात करते, कभी ऐसे घटना हुआ ही नहीं कि मुनगंटीवार ने कुछ बोल दिया हो ऐसे। और देवेंद्र फडणवीस, तो एक कंफ्यूज सिग्नल कैसे जा रहा है और महाराष्ट्र के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? केदार नाइक जी। सर मैं तो इसको 2 तरीके से देखूंगा। एक तो परसेप्शन का खेल है, जब आपके सामने बहुत ही गंभीर मुद्दे होते हैं, जैसे मीडिया में अभी जिस तरीके से ये जो डेथ दोनों जगह पे हुई है, ये गंभीर मुद्दा जब सामने है, उस गंभीर मुद्दे के अगेंस्ट में अजित पवार साहब के मुख्यमंत्री बने जाने या ना जाने का मुद्दा सामने लाके रख देना, इसी को सर चीप पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्योंकि जब इतनी गहरी समस्या आपके सामने है, तब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और कौन 5 साल के लिए बनेगा और कौन 2.5 साल के लिए बनेगा, ये आप जनता को परोस रहे हो। तो सर मुझे फडणवीस साहब का भी समझ में नहीं आता कि वो कैसा याराना निभा रहे हैं। मतलब एक समय था जब उद्धव ठाकरे साहब के साथ में इनकी युति थी और ये दोनों सत्ता में थे, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, तब उद्धव साहब के खिलाफ अगर कोई कमेंट कर दे तो उसके ऊपर फडणवीस रिप्लाई देते थे। आज मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि अजित पवार साहब के साथ बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो उसके बचाव में फडणवीस साहब आ जाते हैं। तो मुझे लगता है फडणवीस साहब एक नया याराना यहाँ पे मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा सर इसमें। केदार नाइक जी, वाघनाक एक इश्यू है। वाघनाक लंदन से मुनगंटीवार जी लाने गए हैं और बीजेपी ने पूरा एजेंडा कर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में किस प्रकार से इसका यात्रा होगा, यात्रा किस किस गली से होगा, किस डिस्ट्रिक्ट जिले में जाएंगे, क्या जाएंगे। और वाघनाक का एक बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी चालू हो गया। आदित्य ठाकरे जी आलोचना करने लगे कि ये वो वाघनाक नहीं है जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को चीर दिया था। दिस इज नॉट दैट, आदित्य ठाकरे जी का कहना है। मीन्स मनसे का स्टैंड क्या क्या देखते हैं आप? राज साहब का क्या कहना है इस विषय में? ये वाघनाक है? राज साहब का कहना अभी तक सर इस विषय में सामने आया नहीं है, लेकिन जब राज साहब कहेंगे तो ये वाघनक किसी ना किसी के ऊपर चल जाएगा, इतना मैं पक्का आपको बता दूं। ये वाघनक सर जब महाराष्ट्र में आ रहा है, आप एक इमेजिन करके देख लीजिए सर, कौन से नेता के हाथ में ये वाघनक सूट होता है। मैं तो आपको एक तस्वीर भी ये डिबेट के बाद में मैं आपको भेजता हूँ। राज साहब के हाथ में एक वाघनक की बनावट का कुछ है और वो वाघनक उन्होंने हाथों में पहना है। तो जब ये वाघनक महाराष्ट्र में आ रहे तो स्वागत करने जैसी चीज है सर। किसी एक म्यूजियम के साथ में गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे बार्गेनिंग करके उसको यहाँ पे लाना, ये बहुत अच्छी और एक स्वागतार्ह बात है। वो वाघनक देख के बहुत सारी नई जनरेशन को प्रेरणा मिल सकती है। हमारे पार्टी की तरफ से शिव जयंती के समय में अलग अलग जगह पे महाराज शिवाजी महाराज के टाइम समय के जो भी शस्त्रास्त्र है
उसका प्रदर्शन हम लोग रखते हैं, नए नए बच्चे आके वहाँ पे, जी। जवान बच्चे आके उसको देखते हैं और एक प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा वाली बात है, इसमें टीका करने की आवश्यकता थी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर टीका हुई है तो उस टीका और अगर एक विषय इसमें तैयार हुआ है, तो जब राज साहब की वाणी इसमें चलेगी तो 100% कुछ वार आने वाले, ये सारे नेताओं पे होने वाले हैं। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली इन पुणे राज ठाकरे साहब ने एक म्यूजियम भी स्टार्ट किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। नासिक में सर। I think it was lots and lots of beautiful 3D pictures and all that. It was really lovely. I hope it is still there. काफी दिन हो गए, मैं तो गया नहीं वहाँ पे। आप गए हैं क्या पिछले दिनों? सर नासिक में हमारे राज साहब ने बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जी। अगर कुछ बनना चाहिए तो उनका ऐसा कहना था कि वहाँ पे शिवाजी महाराज के शस्त्रों का प्रदर्शन भरना चाहिए। तो एक इसी तरह का एक म्यूजियम नासिक में बनाया गया और बहुत ही उम्दा तरीके का वो म्यूजियम है, अभी भी है वहाँ पे। लेकिन सर जैसे गवर्नमेंट हमारी वहाँ पे चेंज हो गई, उसके बाद वाले गवर्नमेंट ने जितने भी CSR एक्टिविटी में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए थे, मतलब जनता के टैक्स को बर्बाद किए बगैर जो सारे प्रोजेक्ट्स हम हमारे तरफ से, राज साहब की तरफ से वहाँ पे बनाए गए थे, उसकी केयर आने वाली जो भी ये सरकारें थी, जो बीजेपी की सरकार थी या इन्हीं के साथ में अलायंस वाली सरकारें थी, इनको वो ठीक से ऑपरेट करने नहीं जमा। उन्होंने गोदा पार्क को भी वो लोग प्रोटेक्ट कर नहीं पाए, वहाँ पे बड़ी बाढ़ आ गई, उसमें गोदा पार्क नष्ट हो गया और ये सारी चीजें वहाँ पे हुई। तो सर करने के लिए तो राज साहब बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन आने वाली जो गवर्नमेंट्स होती है उनको भी उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था, वो उनकी तरफ से किया नहीं गया। और मैं हाल फिलहाल में वहाँ पे गया नहीं हूँ सर, तो मुझे पता नहीं कि अब उस संग्रहालय की अवस्था कैसी है, लेकिन मैं जरूर उसको देख के आपको अपडेट दे दूंगा। Yeah, but that was a great idea. I still remember there were lots and lots of these 3D pictures, and that was a great novelty at that time. It was really fantastic. Plus, जी जैसे आपने बताया काफ़ी वेपन्स थे, काफ़ी शस्त्र थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त पर जो मराठा सैनिक इस्तेमाल किया करते थे, किस किस्म की यूनिफॉर्म पहना करते थे, अंदर कैसे सिल्क के 2 या 3 लेयर हुआ करते थे, जिसको सोर्ड भी जो है वो, तलवार भी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी, एंड सो ऑन। दैट वाज वेरी 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 वेल डन। एंड आई स्टिल रिमेंबर Raj Sahab has always supported the performance of Janata Raja in so many places. In fact, शिवाजी पार्क में भी जनता राजा की पुरंदर साहब की प्रेजेंस के अंदर ही हुआ। It was really beautiful. It was fantastic. जी प्रदीप केदार नायक जी, वो रोड का आंदोलन का गोवा का क्या हो गया? आज भी क्या गाजर सम्राट जी ने कुछ किया? विपक्ष का कहना है रविंद्र चौहान जी को गाजर सम्राट यानी आप लोग, तो क्या कुछ काम रियली हुआ? गणेश जी के आंगन के पहले मोटरेबल करने वाले थे, विसर्जन तक आपका कहना है कि ठीक नहीं हो गए। आप और आपके पूरे जो मनसे के नेता हर रोड के वहां के सैंपल्स निकाल के लोगों को दिखा दिया कि इट इज नॉट मोटरेबल, आप सिर्फ बोले मोटरेबल। अब गडकरी जी एक जबरदस्त मंत्री है सेंटर में, अब महाराष्ट्र में उन्हीं का सरकार है, फिर भी ये रोड ठीक क्यों नहीं हो, महामार्ग ठीक क्यों नहीं हो रहा है, हाईवेज ठीक क्यों नहीं हो रहा है? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ये कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, पूरे स्ट्रेच इस प्रकार से खराब है और मेन महाराष्ट्र के मेन सन में, और इन स्पाइट ऑफ आपके आंदोलन, मनसे के आंदोलन, राज साहब खुद वहां पर गए थे आंदोलन, तो पूरे आप लोग चाजप हो गए थे। इसके बावजूद सरकार कह रहा है कि वी आर डूइंग ग्रेट जॉब, इधर फ्लाईओवर बन रहा है, ये बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कोंकण में ये, बट व्हाई नॉट द रोड्स? केदार नायक जी, रोड्स अभी भी ठीक है क्या? सर गणेश भगवान गणपति बापा आए, उनका विसर्जन भी हुआ, लेकिन रोड जहां था जैसा था वैसा का वैसा है। सर पूरे हाईवे पे रविंद्र चौहान जी की तरफ से बैनर्स लगाए गए थे कि हमने 1 लेन शुरू कर दिया है, लोगों की सेवा के लिए ये किया है, वो किया है। सर मुझे तो लगता है जनता का अगर रोष सच में सामने आता तो एक भी बैनर वहां पे बचता नहीं, जो आज भी लगा पड़ा है। आने वाले समय में हमारे तरफ से तो इसमें जो एक्शन ली जानी है वो तो हम लेंगे। मैंने जैसे पिछली बार ही आपको बताया था कि ये हाईवे के मुद्दे को, जब तक ये हाईवे सही बनता नहीं, हम तो छोड़ने वाले नहीं है, और अगली स्ट्रैटेजी का काम भी चल रहा है और वो जल्दी आपके नजर में भी आ जाएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं कोंकण की जनता हो, जो लोग उस रोड को इस्तेमाल करते हैं, सर सिर्फ जनता नहीं, आप देखिएगा कि ट्रांसपोर्टर्स का, मतलब जो हैवी व्हीकल्स है उनका भी कितना बड़ा नुकसान होता है। अगर किसी हैवी व्हीकल से कुछ गुड्स और कैरियर को अगर रत्नागिरी में कुछ पहुंचाना होगा तो भी उसको कोल्हापुर से घूम के आना पड़ता है, उसका डीजल वेस्ट होता है, उसके पैसे बर्बाद होते हैं टोल में, और बाद में उसकी भी आमदनी कम हो जाती है।
तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस रोड को तुरंत सही किया जाना जो जरूरी था, वो सरकार की तरफ से अब भी नहीं हुआ है। गणपति जाने के बाद में, इतने दिन होने के बाद में भी उसको वो कर नहीं पा रहे। तो ये सर कंप्लीट फेलियर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सिस्टम फेलियर है सर। कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये लगे हुए, कैसे 2.5 साल निकाले, कैसे गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट करे, इसमें जुटे हुए। बाकी मंत्रिमंडल की बैठकों से कुछ तो केतन नायक जी, जो आपने इस सारी चीज में जो बात कही है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी पते की बात वो ये है कि कोंकण के लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? कोंकण के लोग जो हैं वो अपने घर में ही क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये पोस्टर लगने कैसे दिए उन्होंने? अब अगर कोंकण की जनता ने ये सोचा होगा कि अगले इलेक्शन में ही इनको सबक सिखाएंगे, तो वो तो सिखाएगा ही, वो अलग बात उसके पहले खुद से बाहर आके अपना विरोध जो उनको दिखाना चाहिए। जब ये पालक मंत्री और ये मंत्री आपके इलाके में आते हैं, तब उनको जो विरोध दिखाना चाहिए, वो ये जनता क्यों नहीं कर रही है, इसका सवाल सर मुझे भी पड़ा हुआ जी। और जब तक वो विरोध जताया नहीं जाएगा तब तक सरकार जागेगी नहीं। तो ये लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अपने घर में बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वी होप दैट यू बी सक्सेसफुल। केतन नायक I जी, hope so आप too. और मन से सक्सेसफुल रहेंगे, एक तो लोगों के लिए टोल टैक्स कम कराने में, और दूसरा ये महामार्ग को ठीक करने में, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इशू दैट इज अफेक्टिंग द पीपल। But Pradeep ji, the people have to come out. Oh, and if they don't come out, they can't complain. एक बार अगर आप बाहर नहीं आए हैं अपनी प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, फिर उसके बाद आप शिकायत नहीं कर सकते कि साहब हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। डेमोक्रेसी आपको हक देती है, साथ में जिम्मेवारी भी बहुत देती है। यहां पर ये कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाइए, 10% तो निभाइए, 10% तो निभाई सकते हैं लोग। चलिए केतन नायक जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू and really proud of the work you are doing, proud of the work Ms. Raj Thakre is doing. All the very best, keep it up. Thank you so much. नमस्कार सर, धन्यवाद नमस्कार, सर। जय हिंद, Thank you जय so much. महाराष्ट्र, धन्यवाद, जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।